Hello dear students, once again welcome in the online class of Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre, Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's video, we are going to study the Faraday's second law and numericals based on it. तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम फैराडेज सेकंड लॉ पढ़ेंगे और फिर उसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कौन सा कोर्स आउटकम मिलने वाला है। तो ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड करोजन। तो मेन हमारा उद्देश्य ये है कि ये चैप्टर समझने के बाद आप लोगों को करोजन से कैसे रोकथाम करना है या कैसे बचाव करना है उसकी उपाय योजना पता चलेगी। लर्निंग आउटकम, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बता पाएंगे, उसका स्टेटमेंट, और साथ में ही आप उसके आधारित न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस लेक्चर का एक रिव्यू जो है वो देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिससे हमें फॉर्मूला मिला था W = ZCT, और हमने उसके ऊपर के पढ़े थे न्यूमेरिकल्स में के लिए हमें और एक फॉर्मूला मिला था, दैट इज CE = 96,500 × ECE। तो हम आज का वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। माइकल फैराडे ये केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट थे। उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में बहुत सारी रिसर्च की और उन्होंने अलग अलग लॉज बताए। तो पहला लॉ हमने पढ़ा फैराडेज फर्स्ट लॉ, और अभी ये हम पढ़ने जा रहे हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब फिर से ये लॉ भी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में है, और इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम हमको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक बीकर होता है, बीकर में इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है और उसमें से हमको पास करना पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हम लगाते हैं बैटरी, और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं एनोड। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में बैटरी नहीं दिखाई है आपको, लेकिन आपको यहाँ पे इमेजिन करना है ये सर्किट इस तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पे क्या रहेगी, बैटरी, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। लेकिन अब तक जब भी हम डायग्राम्स देख रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का, तो हम सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बना रहे थे और एक ही सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने एक ही सॉल्यूशन नहीं लिया है, यहाँ पे हमने दो अलग अलग बीकर में दो सॉल्यूशन लिए हैं। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का नाम है AgNO3। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया है बीकर में और इसका नाम है CuSO4। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये। देन तो ये दोनों सॉल्यूशन का हमको एक साथ इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो अगर हमको दोनों सॉल्यूशन का एक साथ इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो दोनों में से हमको इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा। तो फिर अलग अलग बैटरी लगाने से अच्छा है कि हम दोनों सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए एक ही बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हमने इनको सीरीज में अरेंज कर दिया। सीरीज का मतलब होता है एक के पीछे एक। ये पहला सोल्यूशन रखा, उसके बाजू में ये दूसरा सोल्यूशन रखा, और फिर हमने इसको बैटरी के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसको हमने निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा और इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। जैसे ही हम सर्किट का स्विच ऑन करेंगे, सॉल्यूशन में से क्या पास होने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट, और जिससे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस का। अब हम हमारे फैराडेज सेकेंड लॉ के ऊपर के स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो आते हैं। तो फैराडेज सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस अरेंज्ड इन अ सीरीज। अच्छे से ध्यान से समझेंगे। देखो, मैंने अभी बताते समय आपको बोला कि हमने दोनों सॉल्यूशन को अलग अलग बैटरी से नहीं जोड़ा है, हमने एक ही बैटरी से जोड़ा है। मतलब जितना करंट CuSO4 सॉल्यूशन में से पास होगा उतना ही करंट AgNO3 सॉल्यूशन में से भी पास होगा। इसलिए हमारा स्टेटमेंट देखो कौन से वर्ड से शुरू हुआ है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि दोनों की बैटरी एक है, मतलब दोनों में सेम करंट पास होने वाला है। पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस अरेंज्ड इन अ सीरीज। तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग सॉल्यूशंस लिए हैं, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, एक AgNO3 सॉल्यूशन लिया है, जिनको हमने सीरीज में अरेंज किया है। तो फिर क्या होगा,
The weight of substance deposited at an electrode is directly proportional to the equivalent weight of that substance. ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो वेट डिपॉजिट होता है ना, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बार बार बताया है कि जो एनोड होगा उसमें से कटायन रिलीज होंगे और कटायन जो है वो कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होंगे, मतलब कुछ तो भी वेट यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा। जैसे यहाँ पे निकलेंगे Cu आयंस, यहाँ पे कौन से आयन निकलेंगे Cu++, और वो किसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड के ऊपर। ये जो AgNO3 सोल्यूशन है ना, इस AgNO3 सोल्यूशन में से Ag+ आयन निकलेंगे, Ag+, और वो किसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ये वाले कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। मतलब कुछ तो भी वेट पहले वाले सोल्यूशन में भी निकलेगा, कुछ तो भी वेट दूसरे वाले सोल्यूशन में से भी निकलेगा। तो ये जो वेट यहाँ पे डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके, ये जो वेट यहाँ पे डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके, ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी के इक्विवेलेंट वेट के साथ। उसी के मतलब किसी के, है ना। अब सवाल ये उठता है उसी के इक्विवेलेंट वेट के साथ, तो उसी के मतलब किसी के, तो उसी का मतलब है जैसे यहाँ पे कॉपर जाके डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कैथोड के ऊपर कौन जाके डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर। तो जितना भी कॉपर का वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के साथ। किसके इक्विवेलेंट वेट के साथ, कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के साथ। ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में कौन जाके डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर। कौन जाके डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर। तो सिल्वर का जितना भी वेट इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सिल्वर के ही इक्विवेलेंट वेट के साथ। अगर सपोज मैंने इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में और एक सोल्यूशन यहाँ पे बाजू में जोड़ा होता, जैसे यहाँ पे हमने और एक तीसरा सोल्यूशन जोड़ा है, और सपोज सोल्यूशन का नाम है ZnSO4 सोल्यूशन। ZnSO4 सोल्यूशन मतलब जिंक सल्फेट सोल्यूशन, जिंक सल्फेट सबको पता है ना, हाँ। तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन हमने जोड़ा, तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन में कौन जाके डिपॉजिट होगा, जिंक। कैथोड के ऊपर कौन जाके डिपॉजिट होगा, जिंक। तो जिंक का जितना वेट कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वो जिंक के ही इक्विवेलेंट वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये है हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ। क्या कहता है फैराडेज सेकेंड लॉ, कि जब हम सेम करंट पास करते। सो डियर स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा कि इसके स्टेटमेंट में हमने बोला कि दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन हम सीरीज़ में अरेंज कर रहे हैं और उसमें हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने दो सॉल्यूशन लिए हैं, एक CuSO4 सॉल्यूशन और दूसरा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिनको हमने सीरीज़ में अरेंज किया है और उसमें से हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ क्या होगा, जितना कॉपर का वेट डिपॉजिट होगा वो वेट उसी के इक्विवेलेंट वेट के साथ, मतलब कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड दैट इज W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर दैट इज E1। ऐसा ही जितना भी वेट सिल्वर का डिपॉजिट होगा वो उसी के इक्विवेलेंट वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। The weight of silver deposited that is W2 is proportional to equivalent weight of silver। अगर हमने सोल्यूशन में तीसरा जिंक लगाया है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन अगर लगाते हैं तो जितना जिंक का वेट डिपॉजिट होगा दैट इज W3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, तो वो हो जाएगा W3 इज प्रोपोर्शनल टू E3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने दो लिया है, इसलिए हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगा, द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड W1 upon weight of silver deposited W2 is equal to equivalent weight of copper that is E1 and equivalent weight of silver that is E2। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला है W1 upon W2 is equal to E1 upon E2, और इसी फॉर्मूला की मदद से हम जो है फैराडेज सेकेंड लॉ के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, W1 upon W2 is equal to E1 upon E2। फैराडेज सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। तो आओ अब हम समझते हैं फैराडेज सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने फैराडेज सेकंड लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लिया है, जिसके आधार पे हमको उसका एक फॉर्मूला भी मिल गया है। हमारा फॉर्मूला जो है वो है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ फार्मूला में एक फार्मूला है W1 अपॉन
W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। देन अब हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये न्यूमेरिकल फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर का है या फिर फैराडेज सेकेंड लॉ के ऊपर का है। तो एक ट्रिक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। अगर आपको न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद उसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन का नाम दिख रहा है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन का नाम दिख रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वो प्रॉब्लम फैराडेज सेकेंड लॉ के ऊपर का है, फर्स्ट लॉ के ऊपर का है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद आपको उस न्यूमेरिकल में दो सॉल्यूशन के नाम दिख रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि वो जो कुछ भी न्यूमेरिकल है वो फैराडेज सेकेंड लॉ के ऊपर का है। और अगर फैराडेज फर्स्ट लॉ के ऊपर का है तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू ZCT या फिर CE इज इक्वल टू 96,500 मल्टीप्लाइड बाय ECE। और अगर वो न्यूमेरिकल फैराडेज सेकेंड लॉ का है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो अब हम ये फैराडेज सेकेंड लॉ के ऊपर का न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 एंड AgNO3 सोल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर न्यूमेरिकल में दो सोल्यूशन के नाम है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो फैराडेज सेकेंड लॉ के ऊपर का न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन के नाम है, एक है CuSO4 सोल्यूशन और एक है AgNO3 सोल्यूशन, मतलब ज़रूर ये फैराडेज सेकेंड लॉ के ऊपर का न्यूमेरिकल है। आगे बढ़ते हैं। इफ 0.29 ग्राम कॉपर 0.29 ग्राम कॉपर एंड 0.99 ग्राम सिल्वर वाज डिपॉजिटेड। तो 0.29 ग्राम किसका वजन है, कॉपर का, और 0.99 ग्राम किसका वजन है, सिल्वर का, जो डिपॉजिट हो रहा है। देन फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट हमको फाइंड करना है, मतलब निकालना है। इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज 31.6। तो ये सारी चीज़ें हम गिवन में लिखेंगे। फैराडेज सेकेंड लॉ का न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय और एक चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो क्या है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। जब भी आपको ऐसे दो सोल्यूशन का नाम दिखता है तो आप सबसे पहले दोनों सोल्यूशन के नाम लिख लो। जैसे पहला सोल्यूशन हमारा कौन सा है, CuSO4 सोल्यूशन, और इसको फर्स्ट नंबर दे दो। देन दूसरा सोल्यूशन हमारा कौन सा है, AgNO3 सोल्यूशन, उसको सेकेंड नंबर दे दो। ये ज़रूरी है गिवन डाटा लिखने के लिए। पहले सोल्यूशन को हमने फर्स्ट नंबर दे दिया, दूसरे सोल्यूशन को हमने सेकेंड नंबर दे दिया। अब इसको फर्स्ट नंबर देने की वजह से यहाँ पे जो भी वजन रहेगा उसे हम W1 कहेंगे, और यहाँ पे जो कुछ भी इक्विवेलेंट वेट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, E1। इसको हमने 2 नंबर दिया है, इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ भी वजन रहेगा वो रहेगा W2, और यहाँ पे जो कुछ भी इक्विवेलेंट वेट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, E2। ये गिवन लिखने में अगर आपने गड़बड़ कर दी तो ये फैराडेज सेकेंड लॉ के न्यूमेरिकल का आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए गिवन आपको केयरफुली लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, है ना, लेकिन आपका आंसर सही आएगा तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल सकते हैं। देन अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 0.29 ग्राम कॉपर, मतलब ये किसका वजन है, ये कॉपर का वजन है। तो यहाँ पे W1 में लिखना पड़ेगा कि W2 में, W1 में, क्योंकि कॉपर तो यहाँ पे है ना, तो कॉपर का वजन कितना है, 0.29 ग्राम, ये हो जाएगा W1। एंड 0.99 ग्राम सिल्वर, तो सिल्वर तो यहाँ पे है, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो ये क्या हो गया, W2। तो आपका जो गिवन रहेगा W2 वो है 0.99 ग्राम ऑफ सिल्वर। देन फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, Ag मतलब सिल्वर, मतलब E1 निकालना है कि E2 निकालना है। सिल्वर यहाँ पे है मतलब हमको E2 निकालना है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। एंड इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज 31.6, तो E1 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, 31.6 ग्राम। तो ये कॉपर का इक्विवेलेंट वेट होने की वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो 4 टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 3 टर्म्स अगर हमको पता है तो हम आसानी से चौथी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको W1 पता है, W2 पता है, E1 पता है, क्या कैलकुलेट करना है, E2। यहाँ की वैल्यू पता है, यहाँ की वैल्यू पता है, यहाँ की भी वैल्यू पता है, ये जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे W1
अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। वैल्यू पुट करेंगे, W1 की वैल्यू है 0.29, W2 की वैल्यू है 0.99, E1 की वैल्यू है 31.6 और E2 की वैल्यू नहीं पता, कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये भी सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको मुझे मैथ सिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा E2 इंटू 0.29 इज इक्वल टू 31.6 इंटू 0.99। तो इसको E2 को निकालना है, तो E2 को अकेला इधर रहने देंगे, 0.29 को इधर भेजेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो हमारा इक्वेशन रहेगा E2 इज इक्वल टू 31.6 इंटू 0.99 डिवाइडेड बाय 0.29। ठीक है, फिर हम हमारे दोस्त को लेके आएंगे जो हमको आसानी से सब आंसर बता देता है, वो मतलब है कैलकुलेटर। तो आपको सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। तो आंसर हम निकालेंगे, क्या है यहाँ पे 31.6, उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.99, ठीक है। उसका आंसर निकाल लेते हैं और फिर उसको हम डिवाइड करेंगे 0.29 से, फिर हम यहाँ पे इक्वल टू के बटन प्रेस करेंगे तो हमको आंसर मिल गया 107.875, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेते हैं, है ना। एक फिक्स कर लो, तो 3 डिजिट हमने फिक्स कर लिए, तो हमारा आंसर रहेगा 107.875 और जो कि ये इक्विवेलेंट वेट है इसका यूनिट रहेगा ग्राम। और जो हमारा मेन आंसर रहता है उसको हम डाल देते हैं बॉक्स में, क्योंकि हमको उसको हाईलाइट करना है। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, E2, वही तो हमको कैलकुलेट करना था। कितना इजी है, फैराडे सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल तो फैराडे फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल से भी आसान है। और इसके ऊपर हमको 2 में से 2 मार्क्स जो है वो 101% मिल सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपने गिवन सही तरीके से लिखना है। आपने अगर ये 0.29 इधर लिख दिया, 0.99 इधर लिख दिया, मतलब इसमें अगर आपने गड़बड़ की तो कभी भी आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको ये फैराडे सेकेंड लॉ का पहला न्यूमेरिकल समझ में आया है। मैं और एक न्यूमेरिकल आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपको फैराडे सेकंड लॉ का और एक न्यूमेरिकल बताती हूँ। अब हर बार आपका जो क्वेश्चन रहेगा, जो भी न्यूमेरिकल रहेगा, उसकी लैंग्वेज एक समान नहीं रहेगी, है ना, कभी चेंज भी हो सकती है। तो हमको उसमें से क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है वो निकालते हुए आना चाहिए। तो अब हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं। व्हेन सेम करंट इज पास थ्रू CuSO4 एंड ZnSO4 सोल्यूशन। तो अब हमारा दिमाग चालू हो गया कि यहाँ पे 2 सोल्यूशन का नाम है, मतलब ये फैराडे सेकेंड लॉ का न्यूमेरिकल है। फिर दिया हुआ है 0.7 एंड 0.716 ग्राम ऑफ कॉपर एंड जिंक आर डिपॉजिटेड। ठीक है, 0.7 किसके लिए रहेगा, कॉपर का, और 0.716 ग्राम किसके लिए रहेगा, जिंक का वेट। देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। जिंक का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम। ठीक है, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या है, 63.5। देन अब हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम में थोड़ा सा गलत हो गया है। कॉपर का जो कुछ भी इक्विवेलेंट वेट है वो 63 नहीं हो सकता। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट जो है वो 32.6 ग्राम के करीब रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये करेक्शन कर देंगे। कॉपर का जो इक्विवेलेंट वेट है वो होता है 32.6 ग्राम। अब हम हमारा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। देन अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सॉल्यूशन को नंबर दे दो। पहला जो नंबर है वो क्या रहेगा, कौन से सॉल्यूशन का रहेगा, CuSO4 सॉल्यूशन। और दूसरा जो नंबर है वो हमने कौन से सॉल्यूशन को दे दिया, ZnSO4 सॉल्यूशन। देन इससे रिलेटेड जो भी रहेगा उसको हम W1 और E1 लिखेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी रहेगा उसको हम W2 और E2 लिखेंगे। अब बराबर पढ़ना है और लिखना है। 0.71 एंड 0.716 ग्राम ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ऐसा नहीं करना कि 0.716 के बाद कॉपर है मतलब 0.716 कॉपर है, नहीं, पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। तो 0.7 ग्राम किसका वजन है, कॉपर का, तो वो यहाँ पे आएगा 0.7 ग्राम। और 0.716 ग्राम ये किसका वजन रहेगा, जिंक का। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक।
मतलब E1 कैलकुलेट करना है कि E2 कैलकुलेट करना है? E2, क्योंकि जिंक इधर है ना, तो इसके तरफ हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। देन इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज 32.6, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 32.6 ग्राम, 32.6 ग्राम। अब हमको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है हमारा? W1/W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। W1 की वैल्यू क्या है? 0.7, W2 की वैल्यू क्या है? 0.716। ठीक है, E1 की वैल्यू क्या है? 32.6 और E2 नहीं पता, E2 तो कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे, सिंपल मैथमेटिक्स। E2 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 0.716 इंटू 32.6। E2 निकालना है तो E2 को अकेले रखो, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.716 इंटू 32.6 डिवाइडेड बाय 0.7, और फिर आप यहाँ पे निकालेंगे E2 का आंसर। तो हम हेल्प लेंगे हमारे दोस्त की, हमारा दोस्त आ गया कैलकुलेटर, है ना। तो 0.716 इंटू 32.6 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.7, तो आगे हमारा आंसर ऐसा आता है। तो हम SD की बटन दबाते हैं तो हमारा आंसर आ गया 33.345 ग्राम, और ये रहेगा E2 मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो ऐसा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद भी हमको कितने में से कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कहीं पे भी आपके ये मार्क्स नहीं जा सकते। आप अगर इसको अच्छे से समझ के सॉल्व करेंगे तो ये आपके खुद के कमाए हुए मार्क्स है। किसी को भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेन टोच के कि भाई बताना आंसर कितना आया। आप ये आंसर खुद निकाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आज हमने पढ़े फैराडेज सेकंड लॉ के ऊपर के न्यूमेरिकल। तो यही न्यूमेरिकल मैं आपको असाइनमेंट में भी देने वाली हूँ, इसको आप सॉल्व करें। और ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ऐसा आपको सॉल्व करते समय खुद ही लगेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़े फैराडे सेकंड लॉ के ऊपर के न्यूमेरिकल्स। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं? तो आप लोग फैराडेज सेकंड लॉ का स्टेटमेंट जो है वो बता सकते हैं। क्या था फैराडेज सेकंड लॉ का स्टेटमेंट? कि जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को एक सीरीज़ में अरेंज करके उसमें सेम क्वांटिटी का करंट पास करते हैं, तब जितना भी उस सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होता है कैथोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी के इक्विवेलेंट वेट के साथ, जिसके आधार पे हमें फॉर्मूला मिला था W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। और उस फॉर्मूला की मदद से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व किए हैं। देन यहाँ पे आपको फैराडेज सेकंड लॉ के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, और साथ में ही इस एक्सपेरिमेंट के आधार इस लॉ के आधार पर हम एक एक्सपेरिमेंट भी सॉल्व करने वाले हैं, और ये जो लर्निंग है ये आपको लाइफ लॉन्ग काम में आने वाली है। देन अब हम असाइनमेंट की बात करते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे आपको जो 2 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए वही न्यूमेरिकल्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अलग से उसको मेंशन किया है, ये दोनों न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से। और हम आगे आने वाले इसमें हम टाइप ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं, एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं सेल का। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।